नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे महिला एवं बाल अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। एक पार्ट हमने देखा था जिसमें 15 क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। आज हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कांस्टेबल एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। मित्रों, एक दो क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ गए तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखना। तो बढ़ता हूँ मैं आगे और बात करता हूँ आज के अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में निम्नलिखित में से कौन से दुर्व्यवहारों की व्याख्या की गई है। 4 दे रखे मित्रों, शारीरिक हिंसा, लैंगिक शोषण, मौखिक व भावनात्मक हिंसा और आर्थिक हिंसा। तो मित्रों, इन चारों दुर्व्यवहारों की जो व्याख्या है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में की गई है। तो मित्रों, यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा, यहाँ मित्रों 4 ऑप्शन है। उपयुक्त सभी, कौन सा? उपयुक्त सभी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ था, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, लड़का न होने पर प्रताड़ित करना। ये प्रताड़ित है मित्रों, प्रताड़ित करना निम्नलिखित में से किस प्रकार की हिंसा है। तो मित्रों, यह एक भावनात्मक और मौखिक हिंसा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। लड़का न होने पर प्रताड़ित करना भावनात्मक एवं मौखिक हिंसा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत हिंसा से संबंधित आवेदन मिलने पर कितने दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को पहली सुनवाई की तारीख निश्चित करना अनिवार्य है। तो मित्रों, यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है 3 दिन के अंदर पहली सुनवाई की तारीख निश्चित करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की विशेषता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला इस अधिनियम के लिए पूर्णतः अधिकृत हैं, 100% सही है। घरेलू हिंसा के सबूतों को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। ये अधिनियम इन सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है जो प्रतिवादी के साथ रिश्ते में या रिश्ते में रह चुकी है। तो मित्रों, ये तीनों सही है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो 4 नंबर यहाँ पे आपका सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पहली पत्नी के जीवित होते हुए भी दूसरा विवाह करने पर कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको आप इम्पोर्टेंट के रूप में लिख सकते हो। तो मित्रों, यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है 7 वर्ष। 7 वर्ष यहाँ पे आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में संयुक्त बैंक खाते में के प्रचलन पर रोक का आदेश किस प्रकार का आदेश है। संयुक्त बैंक खाते के प्रचलन पर रोक का आदेश किस प्रकार का आदेश है। तो मित्रों, ये साधारण आदेश है। 2 प्रकार के आदेशों की व्याख्या की गई है, साधारण आदेश और विशिष्ट आदेश, और इनमें से संयुक्त बैंक खाते के प्रचलन पर रोक का आदेश एक साधारण आदेश है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बालक के भरण पोषण का आदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश है। तो मित्रों, ये एक विशिष्ट आदेश है। ठीक है, एक विशिष्ट आदेश है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्त्री को विवाह के उद्देश्य से बेला फुसलाकर अपहरण करना व्यक्ति किस धारा के तहत दोषी होगा। तो मित्रों, ये धारा 498 498 के तहत वो दोषी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिनियम कब लागू हुआ। कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये लागू हुआ मित्रों 9 दिसंबर 2013 को। कब? 9 दिसंबर 2013 को। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला जो कथन है वह है, गठित आंतरिक शिकायत समिति पर न्यायिक अधिकारी वरिष्ठ महिला होगी। मित्रों, कोई भी अगर कार्यस्थल है वहाँ पे एक समिति गठित होगी,
वो समिति कहलाएगी आंतरिक शिकायत समिति। ठीक है, कौन सी? आंतरिक शिकायत समिति। और इस समिति के अंदर जो न्यायिक अधिकारी होगी वो वरिष्ठतम महिला होगी। तो मित्रों एकदम सही है, कुल सदस्यों में से 50% महिलाओं का होना अनिवार्य है। तो मित्रों ये भी एकदम सही है, कुल सदस्यों में से 50% महिलाओं का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे एक व दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, शिकायत स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो मित्रों देखिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। न्यायिक अधिकारी जिलाधीश होगा, एक सदस्य एनजीओ से नियुक्त होगा, एक सदस्य SC ST का होना आवश्यक है। तो मित्रों ये दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे न्यायिक अधिकारी जिलाधीश होगा ये गलत है। न्यायिक अधिकारी जो एक समाज सेविका होगी। कौन होगी? समाज सेविका। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शिकायत समिति आरोपी के विरुद्ध निम्न में से कौन कौन से आदेश जारी कर सकती है? तो मित्रों देखो, लिखित माफी, वेतन वृद्धि पर रोक, ठीक है, रोक है मित्रों ये, वेतन वृद्धि पर रोक, पदोन्नति पर रोक, 50,000 का जुर्माना। तो मित्रों ये सभी आदेश जारी कर सकती है कौन? स्थानीय शिकायत समिति आरोपी के विरुद्ध। अगर आरोपी रियल में इसने अगर आरोप किया है, अपराध किया है, तो उसके विरुद्ध ये निम्न प्रकार की जो आदेश हैं वो जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नियोक्ता व जिला अधिकारी को रिपोर्ट मिलने के कितने दिन के अंदर कार्यवाही करना आवश्यक है? तो मित्रों 60 दिन यहाँ पे आपका 100% सही आंसर है। नियोक्ता व जिला अधिकारी को रिपोर्ट मिलने के 60 दिन के अंदर कार्यवाही करना आवश्यक है। अगला है, निर्भया एक्ट कानून संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? तो मित्रों ये इसका जो सही आंसर है वो है 3 अप्रैल 2013। कब लागू किया गया? 3 अप्रैल 2013। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ये उल्लेखित है कि महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम पर नहीं लगाया जा सकता? तो मित्रों यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो मैं सही कर देता हूँ। खान अधिनियम ये है मित्रों 1952, ठीक है, और ये मित्रों कारखाना अधिनियम 1948। तो मित्रों ये दोनों सही है, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ मित्रों 1955 को। कब लागू हुआ? 1955 को। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ मित्रों 1956 को। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 को लागू हुआ। अगला है, दहेज अधिनियम कब लागू हुआ? दहेज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ मित्रों 1 जुलाई 1961 को। कब? 1 जुलाई 1961 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धाराओं के संदर्भ में कौन सा कथन असुमिलित है? तो मित्र धारा 2 के अंदर दहेज की परिभाषा दी हुई है, ये एकदम राइट है। धारा 3 के अंदर ये देना नहीं है, दहेज है मित्रों, ठीक है। दहेज लेना या देना अपराध धारा 3 के अंदर दिया गया, ये भी सही है। धारा 4 के अंदर दहेज की मांग के लिए जुर्माना, ये भी सही है। तो मित्रों यहाँ पे जो असत्य है, असुमिलित है, वो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा। IPC की धारा ये मित्रों 304B है, ठीक है। 304B का संबंध है, तो वो है मित्रों दहेज मृत्यु से, ठीक है, दहेज मृत्यु से यहाँ पे सही आंसर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। इस प्रकार से हमने मित्रों इस क्वेश्चंस देके सीधा आंसर बताया, डिटेल से नहीं बताया, तो एक बार आप उनको ज़रूर देख लेना। धन्यवाद।